नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेट 12th होगा और रंजीत सर की जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे थे उसी का ये 12वां सेट होगा सामान्य अध्ययन का। इसमें हम लोग टोटल आज 120 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि एक भाई कमेंट्स किए थे कि मैथ का भी प्रश्न आप दिखाइए। तो मैथ का प्रश्न मैं दिखाऊंगी और आंसर भी साथ साथ में बताती जाऊँगी। आप लोग घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सेट है ना, इतना मॉडरेट है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा करके अगर पूछता है तो एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि समय के बहुत अभाव है, कम समय रह गया है। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। तो 12वें सेट का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य के, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। दूसरा ऑप्शन है, बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबोधित हैं। अगला है, यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था। या डी ऑप्शन है कि इस आंदोलनों को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा संपूर्ण क्रांति से संबंधित के बारे में कि कौन सा कथन असत्य है, तो यह होगा कि यह आंदोलन जो था इसे कांग्रेस का समर्थन नहीं प्राप्त था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, शंकरपुर नामक जगह, देखिए याद रखिए कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम या स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। मतलब ये जो शंकरपुर है ये बिहार के किस जिले में स्थित है, पूर्णिया, गया, जमुई या फिर मुंगेर। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स कि ये मुंगेर जिले में स्थित है। वैसे ये टेलकॉम स्टेटाइट या सोपस्टोन जो खनिज है वो गया में भी मिलता है, गया हो गया, नवादा हो गया, और मुंगेर में तो मिलता ही है शंकरपुर नामक जगह पर। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, ये सारे बिहार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि बीपीएससी खुद ही बोल चुकी है कि सीधा सीधा प्रश्न नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है। मतलब वो कौन से व्यक्ति है, महान व्यक्ति, जिनको कि 23 अप्रैल को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। तो वो है हमारे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चौथा प्रश्न है हमारा, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, वो है बेगूसराय में। ठीक है, बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। और इस विहार का जो है सन 1989 ईस्वी में पक्षी विहार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ठीक है, कब हुई थी मान्यता प्राप्त, तो 1989 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास या फिर दरभंगा। तो सबसे नंबर 1 पे रहता है रोहतास। हमारा सबसे अधिक सिंचाई जो होती है नहरों से वो रोहतास में होती है, उसके बाद आता है भोजपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी सबसे कम उसके बाद बढ़ते क्रम में हमें लगाना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कैमूर, जमुई, बांका और फिर पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछ रहा था कि बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते हुए में लगाना है। तो कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। पावापुरी में जो स्थित है कमल रूपी जो जल मंदिर है उसका संबंध किससे है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म से। तो उसका संबंध जो है जैन धर्म से है। किससे, जैन धर्म से। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। पहचाना है कि किन से जो शिवाजी थे उन्होंने तोप और गोला प्राप्त किया था। ठीक है, गोला बारूद ये सब उनसे लिए थे। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या फिर अंग्रेज। तो वो थे अंग्रेज। अंग्रेजों से इन्होंने क्या लिया था, तोप और गोला लिया था। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया, वो कौन सी संधि थी, तो वो थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने अपना किला किसको सौंप दिया, मुगलों को सौंप दिया। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ या फिर बहादुर शाह। तो वो जो शासक था वो था शाहजहाँ। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आंसर क्या हो गया, सी। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है।
तो 12वां प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ी ऐतिहासिक महत्व की सबसे बड़ी संग्रह कौन सी है पुस्तकों की, वो है महाराजा सरफरोशी सरस्वती पुस्तकालय। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते हैं टीपू सुल्तान। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर करवाया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ये सभी को पता होगा कि एक दिन पहले मनाता है, 14 अगस्त को। ठीक है। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे बलदेव सिंह। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बलदेव सिंह जो थे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था, कमांडर इन चीफ पूछ रहा है कि भारत का पहले कौन थे, तो वो थे करियप्पा, जनरल KM करियप्पा थे प्रथम कमांडर इन चीफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, तो जनरल डायर जिम्मेदार था। 20वां प्रश्न है हमारा, 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी, तो देखिए सबसे पहले कहाँ यात्रा किए थे, वो किए थे चंपारण में, तिनकठिया यानी जो नील विद्रोह चल रहा था उसके उपलक्ष्य में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है, अच्छा 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है, जापान, चीन, भारत या फिर श्रीलंका, तो वो कौन सा देश नहीं है, तो वो है श्रीलंका, भारत भी आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देश के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा, वो कौन से देश हैं जिसको कि छोड़ करके बाकी सभी देशों के लोगों को 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा। ऑप्शंस देख लेते हैं, कजाकिस्तान, बेलारूस, रूस या फिर यूक्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है, विश्व की पूछ रहा है कि सबसे लंबी भूमि सीमा जो है किन देशों के बीच है, भारत एवं स्विट्जरलैंड एवं इटली, कनाडा एवं USA। तो किन देशों के बीच है, तो वो है कनाडा एवं USA के बीच। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। हम लोग, लूना नदी किस देश से होकर बहती है, तो लूनी नदी जो है वो किस देश से होकर बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस से लूना जो नदी है वो बहती है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का क्या है, 1000वां भाग है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 26 हमारा क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं, तो भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है, अरावली का। अरावली का पहाड़ जो है सबसे पुराना या प्राचीन पहाड़ माना जाता है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है, सियाचिन, अब बताइए सियाचिन किस घाटी के नज़दीक में है, तो वो है नुब्रा घाटी के नज़दीक। किसके नज़दीक, नुब्रा घाटी के नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार के पश्चिम में है, ऑप्शन है महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक का पठार का हिस्सा है, महादेव पहाड़ियाँ छोटनागपुर पठार के पूर्व में है, या फिर महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कि महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी पर्वत के पश्चिम में है। ठीक है। नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है, नियमगिरी पहाड़ी क्या क्या नाम सुनने को मिल रहा है, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है, तो वह है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी है, उत्तर भारत में जो है बाढ़ की सबसे अधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही हैं, तो उसका रीज़न यह है कि अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हो रही है, मतलब वनों का सबसे ज़्यादा काटा जाना इसका कारण है। अगला प्रश्न, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अच्छा मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सूखा वर्ष। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 32 प्रश्न है, भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है, तो वो बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसका आंसर क्या हो गया, बी।
गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है सिंह अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? गंगा नहर जो है किस राज्य को सींचती है? तो वो राजस्थान को सींचती है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? भारत में जो सिंचाई होती है उसकी सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? कौन सा वो बाजार है जिसमें फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? तो वो बाजार हमारा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार। कौन सा है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार का बाजार है। ठीक है, फॉर्म है। अगला प्रश्न, आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? आईडीबीआई का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था जुलाई 1964 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी शाख निर्धारण एजेंसी नहीं है? अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी वो शाखा है जो निर्धारण एजेंसी नहीं है। तो CRISIL केयर हो गया, ICRA हो गया या IFCI हो गया। तो निर्धारण एजेंसी नहीं है, वो डी है। राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो किया जाता है निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित संकलन किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन देखते हैं। पूंजी निर्माण, अंतिम खपत, मध्यवर्ती खपत या फिर उपभोग वस्तुएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी की अंतिम खपत। अगला प्रश्न, मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो प्राचीन यूनान में किया गया था। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो वो फ्रेंड्स है पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट भी देते हैं। यही होता है एक से अधिक मतलब मत देने का तंत्र। ठीक है, उसी क्वेश्चन में ही है कि एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले जो वोटर होते हैं वो एक से अधिक वोट भी देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, यह प्रणाली जो है वो बेल्जियम में अपनाई गई थी। ठीक है, 1894 से 19 तक, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा। जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था? देखिए, प्रश्न समझिए कि भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था? तो वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव थे। कहाँ के नेता? रूस के। देखिए फ्रेंड्स, इसकी बिल्कुल ना करिए। देखिए मैथ के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आज मैथ के प्रश्नों को भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से मैथ के प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको घर में ज़रूर बनाइएगा, मैं आंसर बता दूंगी। चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ अपना पढ़ते हैं। हमारा 44 प्रश्न, राजनीति और नीतियों के व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो वो दिए थे बराक ओबामा। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए भी वचनबद्ध है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है हमारा आर हंस का। किसका है? आर हंस का यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राज्य के विषय में फासिज्म में क्या है? तो वो है राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया कि राज्य जो है राजा के नियंत्रण में रहता है। 47 प्रश्न, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 1 वर्ष। हद है यार। स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इसको राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। भारत के संघ को क्या कहते हैं जो संसद है? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो ये किसका पूछ रहा था? स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? मतलब किस देश के संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है दोनों संघीय मंडलों के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा या फिर ए एंड बी? तो स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी दोनों के जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति दोनों सदनों के द्वारा की जाती है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला 50वां प्रश्न,
स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सहज संवृद्धि संपादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है ऊष्मा स्थानांतरण की है? तो वो है संवहन विधि। आंसर ए। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन जो है किस पर आधारित होता है? तो वो होता है वाष्पशील शीतलन पर। किस पर? वाष्पशील शीतलन पर आधारित होता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या है? परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा है वो आपतन कोण बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया कि आपतन कोण बढ़ने के साथ जो परावर्तित प्रकाश है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से पोटासियम फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, दूध एक डैश है। तो दूध एक क्या है? तो दूध एक पायस है। क्या है? दूध एक पायस है। निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? वो कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो वो धातु है हमारी सल्फर। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? कौन सी ग्रंथि है? तो वो ग्रंथि हमारी हो जाएगी हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर के तापमान को संतुलित और नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है? त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है वो कौन सी परत है? तो वो है हमारी कैरोटीन। कैरोटीन। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो वो होता है एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन हार्मोन जो है अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। प्रश्न हमारा, डैश प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। तो ये एक प्रस्ताव था जो कि मई में पेश किया गया था। तो ये किससे रिलेटिव है? ये ऐसा प्रश्न पूछेगा तो एग्जाम में तो दिमाग ही हिल जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। लेकिन जो ये प्रस्ताव था, ये सुझाव था, ये कब रखा गया था? तो मई में ही किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? देखिए फ्रेंड्स, बिना प्रैक्टिस सेट के कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए आप लोग जितना हो सके अभी प्रैक्टिस सेट करिए। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो एग्जाम में तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? अच्छा, वो कौन सा प्रांत था? तो वो हमारा प्रांत था पंजाब। पंजाब प्रांत जो था उसने एक योजना सामने रखी थी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि यह जो इसका आंसर होगा कि जो ये राज्य की जनजातियाँ थी, जो त्रिपुरा राज्य की जनजातियाँ थी, वो घोर रूप से क्या हो गई थी? स्वतंत्रता प्रेमी हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। है निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था? तो वो थे सूर्यसेन। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ, या फिर वेवल जो प्लान था उसको अस्वीकार करने के साथ। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। यह क्या हो गया था? विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। इसका आंसर सी हो गया। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता हुई वो किसने की थी? तो वो किए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें ये सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? हे भगवान, इतना लंबा कर दिया इस क्वेश्चन को, बताइए। अब ये इसमें क्या रखा था? इसका आंसर हो गया सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही काल के क्रम में लगाना है। अब देखिए घटनाएं, देखिए इस सन भी याद करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चौरा चौरी हिंसा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं। चौरा चौरी कब हुआ था? 1922 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था?
1909 में। दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो 1919 में। तो क्या हो रहा है कि घटनाएं किस प्रकार से हुई थी? तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 1 और फिर 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं। तो देखिए 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है? वो है बी में। इसका आंसर क्या हो गया? सही सी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? किसने कहा था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? वो हुआ था 1986 ईस्वी में। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? द्वितीय जो प्रदूषक है वो नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर सही सुमेलित भी पता करना है। तो सही सुमेलित पता करते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ना ये गलत हो गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया कि बी जो है पेरियार जो है ये भी हाथियों के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कब होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो वो हमारा हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? अच्छा, शुद्ध रखने के लिए जो सर्वोत्तम है वो है सौर सेल। जितना सूर्य से काम हो सके वो सबसे बेस्ट है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अच्छा, इसमें सही चुनना है कि कौन सा है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अजैविक जीवाणु अपव्यय होता है। सी है हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा है? तो वो है हमारा पश्चिमी घाट। आंसर बी हो गया। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश। जो पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं ना, वो है इसका विनाश का कारण है। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है मेगा डाइवर्स देश के रूप में? तो वो जाना जाता है न्यूजीलैंड को। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक समतापी प्राणी है? समतापी प्राणी पूछ रहा है कि कौन सा है? तो वो है हमारा मगरमच्छ। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों को दर्द निवारक देना, जो गोलियां हम लोग जानवरों को दे देते हैं ना, उसका एक प्रमुख कारण है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में सबसे मुख्य प्रदूषक क्या है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया है? किसका बोल रहा है कि धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन विकास जो है वो जोड़ा गया है। वो जोड़ा गया है 2011-12 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक जो है प्राप्त किया जाता है किस जलवायु परिवर्तन से? आइस कोर, जीवाश्म पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, या फिर इवेपोराइट निक्षेपण। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आइस कोर के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? हॉट स्पॉट के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो वो पहचाना जाता है हमारा पश्चिमी घाट को। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों है मानव। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। एक दुकानदार के, देखिए अब यहाँ से फ्रेंड्स मैथ चालू होता है 91 प्रश्न से हमारा। ठीक है, तो चलिए मैथ आप लोग देखते जाइएगा, मैं आंसर लगा दूंगी। एक दुकानदार एक सौदे में सामान्यतः 20% का लाभ अर्जित करता है। यानी यहाँ पर
परसेंटेज वाला लाभ हानि का भी क्वेश्चन है। वजन मशीन में एक खराबी के कारण वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन तौलता है। यदि वह सामान्य की तुलना में 20% कम मूल्य लेता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ और हानि प्रतिशत का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.2/3%। ठीक है, डी आंसर हो गया। अगला 92 हमारा प्रश्न है, राम और श्याम अलग अलग कार्य करते हुए क्रमशः 15 और 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि राम ने शुरू करके एक एक दिन छोड़कर राम ने शुरू किया और एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं दोनों, एक दिन वो राम जाता है तो एक दिन श्याम जाता है, तो करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 दिन में। आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% नेत्रहीन लोगों के लिए काम कर रहे संगठन को दिया, अपने वेतन का 12% अनाथालय को, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए 14% और अपने वेतन का 16% संस्था को दिया। अब 44,100 के मासिक खर्च के लिए शेष राशि बैंक में जमा की गई। शेष राशि बैंक में जमा की गई। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए कि अनाथालय में उसने कितना राशि दान किया। तो आंसर हो जाएगा इसका 11,760, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा कि यदि x + 1/y = 2 है तो बड़ा कोष्ठ है, फिर छोटा कोष्ठ दे दिया x² y + 4xy + x, कोष्ठ में 2 - x, फिर बंद, और फिर 2xy - x² y का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान जो होगा वो होगा 6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। देखिए इस प्रकार के ही मैथ पूछे गए हैं, तो आप लोग इन सभी मैथ को ज़रूर देख लें। देखिए 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 95 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 96 का देख लीजिए प्रश्न कि एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता है तो वह 120 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हमारा 3000 होगा। बनाइएगा ज़रूर आप लोग। ट्रेन से ये प्रश्न पूछा गया है, दूरी चाल से, तो ट्रेन का भी प्रश्न आप लोग स्किप करके इसको ट्रेन x और y एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। वे समान समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ट्रेन x की गति और ट्रेन y की गति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने घंटे चलने के बाद वे 25 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो 97 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 घंटे की दूरी पर होंगे। 5, 25 और 75 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 5, 75 और किसका 5, 25 और 75 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ज्ञात करिएगा, हम आंसर बता देते हैं। आंसर होगा 375। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा से भी प्रश्न पूछ रहा है, तो मैथ जिनका भैया बहुत दिन से छूट गया है, अचानक करके पढ़ाई हो, तब मैथ तो बनने वाला है नहीं। जिनका मैथ बन रहा होगा उन्हीं का बनेगा। चलिए 99 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/2। 100 प्रश्न है। 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको निकालिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 101 प्रश्न आप लोग देख लीजिए। एक बेलनाकार टैंक है, बेलनाकार बोतल की ऊंचाई का समानुपाती 10:3 है, जबकि उनके व्यास का अनुपात क्रमशः 9 अनुपात कितना है, 2 है, 9:2। यदि टैंक पानी से 80% भरा हुआ है तो उससे कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, वो भरी जा सकती हैं 54। यदि a + b 75 डिग्री और a - b 15 डिग्री है तो 2 कोष्ठ में 1 + cos 2b 1 + tan a का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये मैथ इसका होगा डी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 103 प्रश्न देख लीजिए और 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 103 का भी आंसर क्या होगा, डी होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके मैथ बनाइएगा जिनका मैथ वाइज सही है। 104 का भी डी, वरना रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और जो सामान्य अध्ययन है। 105 का क्या हो जाएगा, तो 105 का होगा 54 सेंटीमीटर क्यूब। 6 प्रश्न हैं।
106 का हो जाएगा ए। 107 प्रश्न देख लीजिए और 107 प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, तो वो हो जाएगा 3:20 PM। अब देखिए यहाँ पर ये निर्देश दिया हुआ है और फिर इन्हीं के ऊपर क्या किया है कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। और फिर पूछा है कि गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौन सा दर्शाता है। ठीक है, तो 108 का हो जाएगा आंसर आपका ए। गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौन सा दर्शाता है, कितने लोग हैं उसमें, तो उसमें जो लोग हैं वो है 4 से। 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का फिर आ गया सिलोलेज्म, जो कि निष्कर्ष वाला होता है, कथन और कारण दिया रहता है। देखिए इस प्रकार से मैथ का हमारा पैटर्न रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 11 क्वेश्चन है, ये सिंपल होता है, इसको आप लोग ज़रूर घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। DGHKLOTW, इसको बैक से भी करना होता है, राइट से भी करना होता है। तो इसको डी कितने पर है, डी 4th पर है, ये 7 स्थान इसका आता है। एच का क्या होता है, एच का 8 और के का होता है 11। एल का क्या हो गया, अच्छा 7 8 11 12। ठीक है, फिर ये O 15 आता है। तो ये कौन सा है, T20 है, तो इसके पहले कौन सा आएगा, 19वां नहीं आएगा। 19वां कौन सा होता है, तो RST। तो एस किस में है, देखिए PS, यानी S 19 आएगा ना, टी के बगल में क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो बस इसी प्रकार से ये रीजनिंग को बनाना होता है। रीजनिंग सिंपल होता है, रीजनिंग आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसका आंसर ए होगा। 112 का देख लीजिए, 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हमारा 62 हो जाएगा। ठीक है, और 113 का आंसर हमारा होगा सी। 114 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो 114 का देख लीजिएगा, ए हो जाएगा। 115 का आंसर क्या होगा, तो 115 का जो आंसर होगा वो सी होगा। इसको बनाने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट रहेगा कि घर पर ट्राई करें। और 116 का ऑप्शंस देखिए, एक 116 का हो जाएगा बी। 117 का जो आंसर होगा वो होगा सी 22। और 118 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी 4:20। 119 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट प्रश्न रहा 120, जिसका कि आंसर हो जाएगा लगभग 49%, यानी सी इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग मैथ के प्रश्न को भी देख लिए होंगे। इस प्रकार से मैथ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।